मणिपुर नामक गांव में कोटेश्वर राव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था मैथिली। उसकी मां की मृत्यु हो गई थी जब वो एक बच्ची ही थी। कोटेश्वर राव ने बुच्चम्मा नाम की एक औरत से शादी कर ली। बुच्चम्मा को मैथिली बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन बुच्चम्मा ने मैथिली से कहा, ए मैथिली, तूने अपनी माँ को जन्म देते ही मार दिया। अब तू हमारे घर में रह रही है और हमें कोई काम नहीं करने देती। तू इस घर को छोड़कर कहीं चली जा, हम तुझसे छुटकारा पा लेंगे। ये सुनकर मैथिली बहुत दुखी हुई। रोती हुई वो घर के बाहर बैठ गई। इस बीच उसके पिता वहां आए और उससे पूछा, बेबी मैथिली, क्या हो गया? क्या तुम्हारी माँ ने फिर तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई है? मुझे समझ नहीं आता कि वो अपना व्यवहार कब बदलेगी। अगर तुम यहाँ बैठी रहोगी तो वो तुमको फिर डांट लगा देगी। तुम अपनी सहेली के घर चली जाओ और वहां खेलो। तुमको कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी। तुरंत मैथिली उठकर अपनी सहेली प्रिया के पास चली गई। वो दोनों प्रिया के घर के सामने खेलने लगे। इस बीच प्रिया के पिता प्रसाद ने बेचने के लिए लॉटरी टिकट्स लिए और बाहर आए। टिकट्स देखकर मैथिली ने उनसे पूछा, अंकल, ये कागज क्या है? इन कागजों का आप क्या करोगे? ये कोरे कागज नहीं है बेबी, ये लॉटरी टिकट्स हैं जो गरीब लोगों को अरबपति में बदल देते हैं। अगर एक टिकट 50 रुपए में खरीदा जाएगा तो भाग्यशाली होने पर वे 50 करोड़ रुपए भी जीत सकते हैं। ऐसा क्या अंकल? आप यही रहिए, मैं घर जाती हूँ और अपने पापा से पैसे लेकर आऊंगी। इतना कहकर मैथिली अपने घर चली गई। लेकिन उसके पिता घर पर थे ही नहीं। मैथिली ने सोचा, मेरे बाबा इस समय कहाँ चले गए? अगर मेरी माँ से पैसे मांगूंगी तो वो तो मुझे बहुत मारेगी। ऐसा सोचते हुए उसने चुपके से अपने पिता की जेब से 50 रुपए लिए और प्रसाद के पास आई। फिर उसने उस पैसे से एक लॉटरी का टिकट खरीदा। घर खुशी में आकर उस लॉटरी टिकट को छिपा रही थी, जिसे देखकर उसके पिता कोटेश्वर राव ने पूछा, मैथिली, क्या छुपा रही हो बच्ची मुझसे? पापा, मैंने आपकी जेब से 50 रुपए लिए। मैंने उस पैसे से लॉटरी का टिकट खरीदा। अगर हम किस्मत वाले हुए तो वो हमें 50 करोड़ रुपए देगा। ये सुनकर बुच्चम्मा आग बबूला हो गई और बोली, मुझे लगा था कि तुम इन दिनों चोरी नहीं कर रही हो। क्या तुम अब भी ऐसा कर रही हो? क्या तुम फिर कभी ऐसे चुराओगी कुछ? इतना कहते हुए उसने मैथिली को गुस्से से पीटा। बीच में कोटेश्वर राव ने आकर बुच्चम्मा को रोक दिया। एक सप्ताह के बाद लॉटरी कार्यालय का एक व्यक्ति कोटेश्वर राव के पास आता है। नमस्ते सर, यहाँ मैथिली कौन है? कोटेश्वर राव और बुच्चम्मा बाहर आए। मैथिली हमारी बेटी है? मैं लॉटरी कार्यालय से हूँ। आपकी बेटी मैथिली ने 50 करोड़ की लॉटरी जीती है। आप हमारे कार्यालय में आइए और राशि ले जाइए। मैथिली, तुम मेरे भाग्य की देवी हो बिटिया। ये सुनकर बुच्चम्मा को शर्म महसूस हुई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। कोटेश्वर राव लॉटरी कार्यालय गया और उस पैसे को एक ट्रैक्टर में लेकर आया। उसके बाद से बुच्चम्मा ने भी मैथिली से अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। कमलापुर नाम के गांव में शिव नाम का एक व्यक्ति, उसकी पत्नी जानकी और उनकी बेटी नैनी रहते थे। नैनी का जन्म केवल एक पैर के साथ हुआ था, फिर भी उसके लिए उनके प्यार में कोई कमी नहीं थी। बेबी नैनी, आज हम सब बाहर घूमने जाएंगे और जरा मस्ती करेंगे, ठीक है? ठीक है पापा, हम जरूर चलेंगे। वो तीनों एक साथ खुशी से चल रहे थे। इस बीच नैनी ने कहा, पापा, मेरा पैर थोड़ा दर्द कर रहा है, मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। इतना कहकर वो अलग हो गई। उसी समय एक गाड़ी बहुत तेजी से आई और शिव और जानकी को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर नैनी रो पड़ी। कुछ दिनों के बाद शिव के छोटे भाई कार्तिक को इस बारे में पता चला और वो नैनी के पास आया।
मुझे आज ही इस भयानक दुर्घटना के बारे में पता चला नैनी। मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। आओ बच्ची, तुम्हें हमारे घर चलना है। तुम हमारे साथ वहां रह सकती हो। हम तुम्हारे माता पिता की तरह ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। नैनी बिना कुछ कहे कार्तिक के साथ चली जाती है। घर जाने के बाद कार्तिक ने अपनी बेटी रेवती को बुलाया और कहा, रेवती, अपनी छोटी बहन को ले जाओ और उसे अपना कमरा दिखाओ। आज से वो तुम्हारे साथ रहेगी। रेवती ने ठीक है कहा और नैनी को अपने कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद कार्तिक की पत्नी अनीता ने दोनों को खाना खाने के लिए कहा। चाची, मुझे भूख नहीं लग रही है, आप लोग खा लीजिए, मैं जरा सोऊंगी। खाना क्यों नहीं खाओगी बिटिया? हम भी तुम्हारे माँ बाप की तरह ही है ना। कब तक अपने मम्मी पापा को याद करके दुखी होती रहोगी? चलो थोड़ा सा खा लो। इस तरह अनीता ने नैनी को दिलासा दिया जो दुख में थी और उसकी अच्छे से देखभाल की। रेवती जो बाहर थी सोचने लगी, आते ही इसने मेरे कमरे पर कब्जा कर लिया। अब वो मेरे माता पिता को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उसे नैनी से जलन होने लगती है। रेवती जो नैनी से नाराज थी, नैनी को डांटती थी और हमेशा मारती भी थी। एक दिन अनीता और कार्तिक ऑफिस जा रहे थे और उन्होंने रेवती से कहा, रेवती, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, भूलना नहीं, समय पर खा लेना। ठीक है माँ। रेवती अपने कमरे में चली गई। अपने बिस्तर पर सो रही नैनी को देखकर बोली, रानी जी आई हैं हमारे घर, देखो कितनी चैन से सो रही हैं। इतना कहते हुए वो नैनी की छड़ी को दूर फेंक देती है। बहन, क्या तुम मुझे वो छड़ी दे सकती हो? मैं उस छड़ी के बिना उठ नहीं सकूंगी। क्या मैं तुम्हें एक नौकरानी दिखती हूँ कि तुम मुझे काम करने के लिए कह रही हो? क्या दीदी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरे लिए ऐसे उठना बहुत मुश्किल है। तुम अच्छी सी चाय बना सकती हो ऐसा लगता है मुझे। जाओ और मुझे चाय ला कर दो। नैनी ने उठने की कोशिश की और नीचे गिर पड़ी। ये देखकर रेवती गुस्सा हो गई। अरे अपाहिज लड़की, क्या तुम उठ नहीं पा रही हो? फिर मुझे चाय कैसे ला कर दोगी? तुम हमारे घर में रह रही हो क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में मौत हो गया और अब यहाँ आकर तुम मेरे मम्मी को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश कर रही हो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत गए। नैनी ने सोचा कि अगर वो इस बारे में कहेगी तो सभी रेवती को डांटेंगे, इसीलिए वो इस बारे में किसी को बताए बिना उस यातना को सहन करती रहती है। एक दिन कार्तिक, जो इसके बारे में नहीं जानता था, उसने रेवती को बुलाया। रेवती, नैनी के पास कपड़े नहीं है ना, तो तुम उसे दुकान पर ले जाकर उसके कपड़े खरीदवा दो। ठीक है पापा। तब रेवती और नैनी सड़क पर जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद एक ट्रक बहुत तेजी से आया और रेवती को धक्का मार दिया। ये देखकर नैनी बहुत रोई और लिफ्ट मांगी। तब उसने रेवती को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर रेवती का इलाज कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है, देखो बच्ची, उस लड़की की दोनों किडनी एकदम खराब हो गई है। जब तक हमारे पास किडनी डोनर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। मैं किडनी दूंगी सर। लेकिन डॉक्टर इस बात के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए। तब नैनी ने डॉक्टर से अनुरोध किया और उन्हें मना लिया। फिर डॉक्टर ने नैनी की किडनी निकालकर रेवती में लगा दी। इसी बीच कार्तिक वहां आया। जो हुआ उसे जानकर उसे बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद रेवती अपने घर आ गई। तब अनीता ने उसे नैनी के बलिदान के बारे में बताया। रेवती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी।